नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव की बैठक। मानसून से पहले सड़क दुरुस्तीकरण कार्य तेज करने के भी निर्देश। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने बैठक की है। यात्रा मार्गों के बॉटलनेक्स दूर करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। मशीनों और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ, एनएचएआई और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव ने यात्रा मार्गों को लेकर एक बड़ी बैठक भी की। इस दौरान तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। मशीनों और उपकरणों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी बैठक हुई और बैठक में क्या कुछ खास निर्देश दिए गए मुख्य सचिव की ओर से? हम यात्रा जो है वो जारी है और ऐसे में यात्रा को लेकर के समय समय पर जो है बैठक की जा रही है, समीक्षाएं की जा रही है और क्या कुछ बेहतर हो सकता है उसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो मानसून से पहले जो दुरुस्तीकरण है कार्य करने के, उनको लेकर के जो है निर्देश जो है मुख्य सचिव ने बैठक करते हुए दिए हैं। चारधाम मार्गों की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव की बैठक रही है और इसमें भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का ट्रीटमेंट समय से पूरा करने के निर्देश जो है उनकी ओर से जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्राथमिकता पर कार्य करने का निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहा कि जहां भी ऐसे इलाके हैं जहां पहले लैंडस्लाइड हुआ है या वहां पर ब्लैक स्पॉट्स माने जाते हैं, तो वहां के इलाकों को जो है चिन्हित करके वहां पूरी तरह से जो सड़कें हैं उनका डामरीकरण किया जाए, सही तरीके से उनको ठीक किया जाए और कहीं भी किसी प्रकार की समस्या जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको ना आए। मानसून के दौरान यात्रा मार्गों के बोटलनेक्स के दूर करने के विशेष जोर दिया गया है और साथ साथ जो है मशीनों उपकरण को जो है उपकरण है उनकी संख्या बढ़ाने के भी निर्देश जो है उनकी ओर से दिए गए हैं। और इस पूरे कार्य को लेकर के उन्होंने बीआरओ, एनएचएआई और विभागों को साफ तौर पर कहा है कि समन्वय बिठाकर काम करना होगा। किसी भी प्रकार का हिलना देखने को ना मिले कि एनएचएआई, बीआरओ और आपस में जो समन्वय है वो दिखाई नहीं देगा और उससे काम में अगर चलाई आएगी तो निश्चित तौर पर तीर्थ यात्रियों की समस्या होगी। अगर ऐसा हुआ तो उसके चलते जो है जो लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्होंने साफ तौर पर जो बैठक थी उसमें कहा है। लेकिन योगेश, ऐसे कौन से मार्ग हैं जो अभी सही नहीं है और जिनको सही करा किया जाना बहुत जरूरी भी है? देखिए विशाल रूप से आके कुछ इलाकों में अगर देखा जाए तो मार्गों पे कभी समस्याएं जो है लेकिन उनको ठीक करने का प्रयास जो है किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन की हमेशा प्राथमिकता रहती है कि आने वाले तीर्थ यात्री हो, पर्यटक हो, कि जिस भी इलाकों में वो आते हैं वहाँ की सड़कें बेहतर हो, प्रदेश में जो है अच्छी व्यवस्था बन रहे। लेकिन क्योंकि मानसून के दौरान देखा जाता है कि जब भारी बारिश होती है तो मलबा आ जाता है या फिर वहाँ की समस्याएं जो है और जटिल हो जाती है, तो उनको ठीक करने के लिए, उन समस्याओं से निपटने के लिए ये बैठक हुई है और निश्चित तौर पर बीआरओ हो, एनएचएआई हो, अन्य विभाग हो, सबको अपने अपने इलाकों में जो है ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि कहाँ पर इस तरह की चुनौती आ सकती है या वहां पर सड़क अभी इस तरह की है कि उसको ठीक करना होगा, तो वह जरूर किया जाए। तो उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि मानसून से पहले उस चीजों को व्यवस्थित किया जाए ताकि कोई समस्या ना आए और अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटा जा सके। लेकिन योगेश, चारधाम यात्रा इस दौरान जारी है और ऐसे में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं और एक तरफ मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। तो अगर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं तो उन चीज़ों के लिए किस तरह से फोकस किया गया है? अब देखिए विशाल, क्योंकि पल पल मौसम जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये जो बरसात है ये दस्तक दे रही है मानसून की, कि आने वाले वक्त में जल्द ही मानसून जो है उत्तराखंड आ सकते हैं। और ऐसे में जो है उसके बाद जिस तरह से मानसून आएंगे बरसात अधिक देखने को मिलेगी और उसके चलते जो सड़कें उनको लैंडस्लाइड या जहाँ पर होती है उनको लेकर के चुनौती रहती है। लेकिन प्रशासन ने जहाँ जहाँ इस तरह की चुनौतियां रहती है, लैंडस्लाइड होने की संभावना बनी रहती है, वहाँ वहाँ जो है उन्होंने संभावित साइन बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है करने के लिए टीमें लगाई गई हैं ताकि अगर कहीं इस तरह की चुनौती बनती है तो उससे निपटा जा सके और आने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर करूँ करेंगे उत्तराखंड के यूएसजीएमए मॉडल से प्रभावित हुआ हिमाचल प्रदेश। चारधाम यात्रा मॉनिटरिंग सिस्टम बना मिसाल।
हिमाचल में भी होगा लागू आपदा प्रबंधन में तकनीक आधारित उत्तराखंड मॉडल की सराहना की गई है। तो हिमाचल के मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूएसटीएमए का दौरा किया। चारधाम यात्रा की लाइव मॉनिटरिंग अलर्ट सिस्टम की उन्होंने सराहना भी की है। दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन में समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। भूस्खलन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए साझा भी रणनीति की गई है। भूदेव ऐप और एसओपी को हिमाचल में भी लागू करने की तैयारी है। क्विक रिस्पांस टीम को उन्होंने आपदा प्रबंधन में अहम कदम भी बताया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में आरा मशीनों को रिलोकेट करने संबंधी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते के अंदर उन सभी आरा मशीनों की सूची पेश करने के निर्देश दिए हैं जो प्रतिबंधित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दूरी के अंदर संचालित हो रही हैं। पूर्व सुनवाई में कोर्ट ने अधिवक्ता जितेंद्र चौधरी को न्यायमित्र नियुक्त किया था, लेकिन नाम में त्रुटि हो गई थी। वहीं कोर्ट ने इस त्रुटि को सुधारते हुए जितेंद्र चौधरी को न्यायमित्र नियुक्त कर उन्हें कार्य करने के निर्देश दे दिए हैं। याचिकाकर्ता रामनगर निवासी रजनीश शर्मा ने अपनी याचिका में कहा है कि रिहायशी क्षेत्र में आरा मशीनों के संचालन से उन्हें परेशानी हो रही है, इसलिए इन मशीनों को रिलोकेट करने की अनुमति दी जाए। फॉरेस्ट से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर जितनी आरा मशीन भी आपने रीलोकेट करके शिफ्ट की हैं उन सब की लिस्ट दीजिए हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ये देखेगा, क्योंकि ये सारी आरा मशीन का रीलोकेशन जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा है TN गोड़ा बर्मन केस में कि विदिन 10 किलोमीटर्स फॉरेस्ट से कोई भी आरा मशीन नहीं चल सकती। उसके बावजूद इन लोगों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसमें जो है इन्हें रिलोकेट भी कर दिया और नए लाइसेंस भी बांट दिए हैं। तो मेन इशू इस PIL में यही है कि विदिन 10 किलोमीटर्स रेडियस फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया क्या कोई आरा मशीन लग सकती है या शिफ्ट की जा सकती है या नहीं की जा सकती, इसी पे इशू है। और इसी के बेसिस पे इसमें इनिशियली स्टे मिला हुआ था, वो स्टे कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट ने बहुत सी आरा मशीन मालिकों से मिली भगत करके उन्हें लाइसेंस जारी कर दिए हैं स्टे के वायलेशन में। तो अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद के लिए कोर्ट ने एक डेट फिक्स की है, उस पर बहस होगी। चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से बिसराड़ी गांव में भारी तबाही मच गई है। बारिश से गांव में बादल फटने जैसे हालात जो है वो पैदा हो गए। ग्राम प्रधान बिसराड़ी निर्मलनाथ और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख नंदाबल्लभ बगोली ने बताया कि दोपहर को हुई मूसलाधार बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि बारिश से जहां 3 वाहन मलबे में दब गए तो वहीं क्षेत्र की फसलें और आम लीची के फल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। बादल से हालात पैदा हो गए। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। लक्ष्मण, किस तरह का नुकसान जो है वो किसानों का हुआ इस बारिश के कारण, और अभी किस तरह का डर का माहौल भी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जो चंपावत जिले में मूसलाधार बारिश हुई तो जो उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है जिले के बाराकोट ब्लॉक में पड़ा है, जहाँ बिसराड़ी में एकदम बादल फटने जैसे हालात हो गए। मलबा जो है लोगों के घरों में घुस गया, जिसमें 3 से 4 वाहन भी दब गए और जो फसलें थी वो भी पूरी तरह तबाह हो गई। जो आम के बोर आए थे या जो आम के दाने लगे हुए थे वो भी तबाह हो गए। घाटी वाले क्षेत्रों में जो गेहूं की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। इसके अलावा बर्दाखान क्षेत्र के नदेड़ा और भनार क्षेत्र में भी जो काफी नुकसान हुआ है, वहाँ भी जो है लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। एक वाहन वहाँ भी जो है सड़क पर फंस गया था। तो बाराकोट क्षेत्र जो है ब्लॉक जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अब लोग जो है प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बिसराड़ी सड़क पूरी तरह बंद हुई है और वहाँ एक बारात भी जानी थी। आज उनका कहना था कि आप सड़क खोल दी जाए करके। प्रशासन की टीम अब जो वहाँ जाकर पहुंचेगी तो अब जाकर नुकसान का जायजा लेगी। थी लेकिन अभी क्या प्रशासन ने इसका जायजा लिया या फिर मौके पर प्रशासन नजर भी आया? लक्ष्मण जी, कल हालात इतने खराब नहीं, तेज बारिश थी कि बाहर निकलने जैसा नहीं हो रहा था। ऊपर से जो है सड़कें बंद हो गई थी। तो उसके बाद जब बारिश हुई तो प्रशासन के द्वारा जो है JCB जो है भेजी जा रही, सड़कें खोली जा रही। तो आज प्रशासन का टीम जो है पूरा हर क्षेत्र का मौका मुआयना करेगा। बाराकोट क्षेत्र का सबसे ज्यादा प्रभावित है चंपावत जिले का। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। भीषण गर्मी से जूझ रहे पचवा दून में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, जिससे लोगों को हीट वेव से राहत तो मिली, लेकिन आंधी तूफान और बारिश ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है।
और तेज हवाओं का सबसे ज़्यादा असर सड़क किनारे लगी कच्ची दुकान पर पड़ा। दुकानदार अपनी दुकानें बचाते हुए भी इस दौरान नजर आए और कहीं कहीं पर टीन शेड उड़ गए तो कहीं पर लोग उन्हें पकड़ते हुए नजर भी आए। मौसम के इस बदलाव का असर खेती पर भी दिखा, जहां तेज हवाओं से फलदार पेड़ों के बोर और छोटे फल झड़ गए, जिससे बागवानों को भी नुकसान हुआ है। चंपावत में जंगल की आग बुझाने में अहम भूमिका निभाने वाले फायर वॉचरों ने उन्हें वन प्रहरी और वन श्रमिक के रूप में रखने की मांग की है। फायर वॉचरों की ओर से अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारी को पत्र भी भेजा गया। इस संबंध में फायर वॉचरों ने बताया कि हम लोग पिछले 10 सालों से फायर वॉचर के रूप में वन अग्नि को बुझाने के लिए काम करते हैं, पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। हम लोग अपने क्षेत्र के वनों के बारे में भली भांति परिचित भी हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह जानते हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा है कि जो फायर वॉचर कई सालों से कार्य कर रहे हैं उन्हें हमेशा के लिए वन श्रमिक या वन प्रहरी के रूप में रखा जाए। देखिए, आजकल जैसा कि फायर सीजन चल रहा है और गर्मी भी भीषण पड़ रही है और इस समय जो है आग लगने का बहुत खतरा होता है, जैसे कि लग भी रही है और बहुत ज़्यादा जो है जब फायर होती है तो बहुत दिक्कत होती है। और देखिए, हमारी मांग ये है, हम पिछले 10-12 साल से इसमें आग बुझाने का काम कर रहे हैं फायर वॉचर के रूप में। हमारी मांग तो ये है कि जो वन प्रहरी और वन श्रमिक होते हैं उनके रूप में जो है उनको फायर वॉचरों को रखा जाए, जो जिले में फायर वॉचर का काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत का ये इस समय काम होता है और जान जोखिम में डालकर जो है हम लोग इस समय फायर का काम करते हैं। ज्ञापन सर एक जिलाधिकारी महोदय से हमारी मांग है और प्रभागीय वनाधिकारी हैं और जो मुख्य वन संरक्षक है उनसे हमारी मांग है। और खबर ज्योतिर्मठ से है, जहां भगवान श्री बद्री विशाल की यात्रा के प्रमुख पड़ाव और आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में बीते गुरुवार को भगवान नरसिंह का प्राकट्य उत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया है। वहीं बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने यह भी बताया कि इस बार भगवान नरसिंह के श्रृंगार और मंदिर सजावट में लगभग 25 क्विंटल रंग बिरंगे फूलों, गेंदा, चंपा और चमोली का उपयोग भी किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध भी किया था। ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलोर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल 2 शातिर वाहन चोर हरियाणा से दबोचे गए हैं और पुलिस ने चोरी की 2 कारों को भी इस दौरान बरामद कर लिया है। दरअसल आरोपी मंगलोर क्षेत्र से चोरी कर टोल और बैरियर तोड़ते हुए भागे थे। साथ ही हरिद्वार पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है। और संवाददाता राहुल सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है? लगातार मंगलोर पुलिस जो है ऑपरेशन प्रहार के तहत जो है अपराधियों पर लगातार प्रहार करती नजर आ रही है। वहीं मंगलोर से जो वाहन चोरी हुए थे, जो कार चोरी हुई थी, उसका जो है मंगलोर पुलिस ने जो है खुलासा कर दिया है। मंगलोर पुलिस ने हरियाणा से जो है 2 शातिर चोरों को जो है गिरफ्तार किया है और लगातार इसी तरीके की कार्रवाई जो है मंगलोर पुलिस की लगातार अपराधियों पर जारी है। कहीं ना कहीं एक जो है पुलिस के प्रति जो लोगों में विश्वास है वो बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 2026 पूरे आस्था और उल्लास के साथ चल रही है। 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों में देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सरकार के मुखिया का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्री पहुंचेंगे। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में हर दिन हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री शामिल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आना चाहते हैं और यात्रा के शुरुआती दिनों में ही 5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पूरे देश दुनिया के सनातनी चारधाम आना चाहते हैं, उसके अनुरूप सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है
अच्छी चारधाम यात्रा चल रही है और लगभग एक सप्ताह में 5 लाख से भी अधिक लोगों ने चार धामों के अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और चूंकि अब मई का महीना आने वाला है, इस महीने यात्रा पूरे फुल स्विंग में होगी, तो हमारा सभी प्रयास है कि सभी यात्री यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि लोगों में श्रद्धा और उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या काफी बढ़ेगी। राज्य सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पिछले साल कई तरह की परेशानियों के बावजूद करीब 52 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार अब तक 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की सुविधा को लेकर सभी प्रयास किए जा रहे हैं और तीर्थयात्री यहां से दर्शन करके अच्छा अनुभव लेकर जाए, ये हमेशा से कोशिश की जा रही है। कि हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं, उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार भी बनेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि हर साल चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की संख्या बड़ी है, लिहाजा इस बार संख्या बढ़ेगी और यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र करते हुए कहा कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगले साल हरिद्वार में अर्धकुंभ है, लिहाजा ऑपरेशन कालनेमी जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्म वेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे ही राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए लाखों लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो लगातार अभी भी जारी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण भी जारी है। विपक्ष लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि यात्रा मार्गों पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं की जा रही है। यही वजह है कि यात्रियों की संख्या में आए दिन बढ़ोतरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड के पहाड़ों में आज भी कई इलाकों में पेयजल की समस्या बरकरार है। राज्य सरकार का दावा है कि ज्यादातर इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत काम किया गया है, लेकिन चंपावत के लोहाघाट में 5 दिनों से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी बढ़ने के साथ ही चंपावत जिले के लोहाघाट नगर में पेयजल के लिए हाहाकार मचनी शुरू हो गई है। जल संस्थान की तरफ से 4 से 5 दिन में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस कारण नगर की आबादी नौलों, धारों, हैंडपंपों से पानी ढोने को मजबूर है। पूर्व सभासद राजकिशोर शाह, विवेक ओली व अन्य लोगों ने बताया कि जल संस्थान 4 से 5 दिनों में पानी उपलब्ध करा रहा है, वो भी मात्र 100 लीटर, जिस कारण लोगों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। नगर में अभी पेयजल की भारी किल्लत है, भारी समस्या है और लोगों में रोष है, क्योंकि हमारे सुनने में आया कि 5 दिन में पानी आ रहा है और हम ये चाहते हैं कि टैंकरों और पिकअप के माध्यम से, जैसे इनने पहले हमें पानी दिया था तीसरे दिन, वहाँ टैंक में डाल के जनता को दिया जाए पानी। और जनता में काफ़ी रोष है, नौले धारे से लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। और जो ये सोलर हैंड पंप हमारे लगे हैं, इनमें अतिरिक्त दबाव बढ़ने से इनमें हमें 10 बजे से पहले पानी नहीं मिलता है, शाम को पानी नहीं मिल पा रहा है और माताएं बहनें हमारी परेशान है, दिन भर पानी के इंतजार में रहती हैं। अब पानी आएगा, अब पानी आएगा। नौले धारों में जाती हैं तो वहाँ भी लंबी लंबी भीड़ें लगी रहती है। और मेरा विभाग से यही अनुरोध है, मैं ये चाहता हूँ जो हमारी पूर्व में व्यवस्था थी, टैंकर और पिकअप के माध्यम से हम वहाँ टैंक में पानी डालते थे और अपनी जनता को तीसरे दिन पानी उपलब्ध कराते थे। मेरा ये विभाग से कहना है कि वही व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाए, जिससे कि हमारे नगर में पेयजल की व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, हम यही चाहते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन व जल संस्थान से ये पूर्व के भांति टैंकरों से टैंकों में पानी डाल लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही लोगों ने जल्द से जल्द सरयू पेयजल लिफ्ट योजना निर्माण की मांग की। वर्षों से लोहाघाट नगरवासी पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। लोग गर्मी शुरू होते ही दूर दूर नौलों धारों से पानी ढोने को मजबूर हैं। वहां भी भारी भीड़ होने के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है।
सरयू लिफ्ट पेयजल योजना लोहाघाट नगर के लिए पास हुई थी, लेकिन लोहाघाट नगर में पानी की भारी किल्लत है और लोग देखे हैं सरयू लिफ्ट पेयजल योजना में कब काम शुरू होता है, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं है। लोगों में काफ़ी नाराजगी है और इसका जो अभी कहीं धरातल में कोई काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जनता, हमारा ये अनुरोध है कि सरयू लिफ्ट पेयजल योजना जो इसके लिए बजट जारी हुआ है, इसमें जल्दी से जल्दी काम हो और जिससे कि हमारी जनता को सुविधाएं मिले और जनता की समस्या का समाधान हो सके। वर्षों पुरानी मांग है लोहाघाट नगर की सरयू लिफ्ट पेयजल योजना, लेकिन वो अभी धरातल पर नहीं उतर पा रही है और जनता की मांग है कि इसमें काम जल्दी शुरू हो। पेयजल को लेकर लोगों में काफी गहरी नाराजगी है। मामले में जल संस्थान के अभियंता पवन पिष्ट ने बताया कि पेयजल स्रोतों में पानी कम होने से मांग के अनुरूप पानी नहीं मिल पा रहा है। जल्द ही टैंकरों से पेयजल टैंकों में पानी भरा जाएगा। कुल मिलाकर लोहाघाट नगरवासियों को इस वर्ष भी गंभीर पेयजल जल समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।